हेलो। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर सीरीज में अब हम लोग दूसरा पार्ट इसका पढ़ेंगे, ब्रिज रेक्टिफायर। इसके बेसिक कंसेप्ट्स हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें जो है सबसे पहला सवाल ये उठता है, हम लोगों ने इससे पहले सेंटर टैप्ड जो रेक्टिफायर है उसको पढ़ा, उसमें एफिशिएंसी देखा, पीक इनवर्स वोल्टेज देखा। अब जो है इसमें ब्रिज रेक्टिफायर इज अनदर फॉर्म ऑफ योर फुल वेव रेक्टिफायर, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहली चीज ये है कि हमें ब्रिज रेक्टिफायर की जरूरत क्यों पड़ती है। तो ब्रिज रेक्टिफायर की जरूरत हम लोगों को इसलिए पड़ती है क्योंकि हमने जो इससे पहले फुल वेव रेक्टिफायर देखा जो कि सेंटर टैप था, इस सेंटर टैप में कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं। क्या प्रॉब्लम्स आते हैं? पहला तो है कि ये जो ट्रांसफार्मर यूज करते हैं एक सेंटर टैपिंग के लिए, दैट इज मेनी टाइम्स इनकन्वीनियंट। और टैपिंग जो है हमेशा इजी नहीं होता है, टैपिंग इज ऑलवेज नॉट इजी, हमेशा ये आसान नहीं होता सेंटर टैप करना। अब इसमें जो है कुछ फॉल्ट्स डेवलप होते हैं, फॉल्ट्स इन सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स डेवलप होते हैं। इसमें जो प्रॉब्लम्स होते हैं ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पे तुमको एक इक्विवेलेंट सर्किट दिखाया गया है, ये दो तरीके से हो सकते हैं। एक तो जो प्रॉब्लम है वो ट्रांसफार्मर में हो, प्रॉब्लम इन ट्रांसफार्मर, प्रॉब्लम इन ट्रांसफार्मर, और दूसरा प्रॉब्लम हो सकता है डायोड्स में। ये दो इसमें जो है मुख्यतः प्रॉब्लम्स होते हैं, और इससे जो है हमारा काम बनता नहीं है, जो पर्पस है हमारा दैट इज नॉट फुलफिल्ड। तो जैसे यहाँ पे तुमको एक सर्किट दिखाया गया है, इसमें फ्यूज लगाया जाता है प्राइमरी कॉइल में ट्रांसफार्मर के प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए एक फ्यूज लगाते हैं। लेकिन फ्यूज जो है हमेशा रिलायबल नहीं होता है। A fuse is connected across the primary coil for protection, for protection, ठीक है, ये कॉइल एक लगाया जाता है, बट दिस इज नॉट ऑलवेज वेरी रिलायबल। अब इसमें ट्रांसफार्मर जो है, इसमें जो फॉल्ट्स होते हैं, प्रॉब्लम्स विथ ट्रांसफार्मर की अगर हम बात करें, प्रॉब्लम्स विथ ट्रांसफार्मर, फिर डायोड पे आएंगे। तो प्रॉब्लम ट्रांसफार्मर में क्या क्या हो सकता है? ट्रांसफार्मर में ये हो सकता है कि प्राइमरी या सेकेंडरी वाइंडिंग में कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए। प्राइमरी या सेकेंड शॉर्ट सर्किट में हेवी करंट इतना फ्लो हो जाए कि डायोड तुम्हारा भस्म हो जाए। एक हो सकता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी जो वाइंडिंग है वो ओपन हो जाए, माने हाई रेजिस्टेंस हो जाए, ट्रांसफार्मर ही जल गया। और प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच में और ट्रांसफार्मर का जो फ्रेम है, ये जो वाइंडिंग्स जहां भी तारों को मोड़ा जाता है वहां पर कुछ ना कुछ इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है। तो इसमें बेसिकली होता क्या है, शॉर्ट मतलब होता है लो रेजिस्टेंस पाथ, लो रेजिस्टेंस इन प्राइमरी और सेकेंडरी, ये एक प्रॉब्लम इसमें हो सकता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। सेकेंड, ओपन सर्किट, हाई रेजिस्टेंस इन प्राइमरी, हम P और S लिख रहे हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, ये प्रॉब्लम्स इसमें आ सकते हैं। इसमें जो जनरली होता है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में ये जो प्राइमरी में या सेकेंडरी कॉइल में अगर शॉर्ट हो जाए, माने लो रेजिस्टेंस पाथ हो जाए, प्राइमरी कॉइल का जो ये फ्यूज है ये हेवी करंट के कारण उड़ जाएगा। और अगर फ्यूज नहीं उड़ता है तो रेक्टिफायर का जो डीसी आउटपुट होगा ठीक से जो है वो रेक्टिफिकेशन होगा नहीं, डीसी होगा बहुत कम, एसी होगा ज्यादा, और ट्रांसफार्मर जो है वो हो जाएगा बहुत
हीट हो जाएगा, इसमें लॉस बहुत ज्यादा होगा। ये मेनली जो है ट्रांसफार्मर के प्रॉब्लम्स है। In most cases, the fuse can blow up. फ्यूज जो है तुम्हारे घर में भी लगा होता है और करंट को लिमिट करता है। Can blow up due to heavy current in primary or secondary coil। इसके कारण जो है ये ब्लास्ट कर माने फ्यूज जो है ब्लो अप कर सकता है, उड़ सकता है फ्यूज, जिसके कारण से हमारा जो है ट्रांसफार्मर रेक्टिफिकेशन होगा नहीं। अगर फ्यूज ब्लो अप नहीं होता है, इफ द फ्यूज डज नॉट ब्लो अप, then the DC component will be low, and there will be हीटिंग, बहुत ज्यादा हीट होगा, जिसके कारण तुम्हारा डायोड भी जो है वो भस्म हो सकता है, खत्म हो सकता है डायोड। ये ट्रांसफार्मर के प्रॉब्लम है। रेक्टिफायर डायोड में भी प्रॉब्लम हो सकता है कि एक डायोड जो है सेंटर टैप में वो शॉर्ट हो गया, वो बहुत ज्यादा करंट फ्लो करा दिया, ठीक है। दूसरा हो सकता है कि एक डायोड जो है वो इतना हाई रेजिस्टेंस दिया कि आउटपुट मिला ही नहीं। तो ये सारे प्रॉब्लम सेंटर टैप में होते हैं, जिसकी वजह से हमको इसको चेंज करना पड़ता है। वी हैव टू यूज द ब्रिज कंसेप्ट, ब्रिज रेक्टिफायर कंसेप्ट। तो हम लोग आज उसी के बारे में पढ़ेंगे। ब्रिज रेक्टिफायर में क्या होता है, जैसे ब्रिजेस, ये इलेक्ट्रिकल जब हम लोग पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रिकल में ये ब्रिजेस का बड़ा कंसेप्ट है। ब्रिजेस इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये जो तुम्हारा कोर्स है यही बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी है। अब बीटेक वाले जो है इससे थोड़ा और एडवांस पढ़ते हैं। जैसे हमारे डीसी ब्रिजेस होते हैं, डीसी ब्रिजेस जो है दे आर व्हीटस्टोन ब्रिज। दूसरा एक होता है एसी ब्रिज, इसके बारे में हम तुम्हें बताएंगे, इसका प्रैक्टिकल जो है सेकेंड ईयर में रहता है। इसमें मैक्सवेल ब्रिज आता है, मैक्सवेल ब्रिज, शेरिंग ब्रिज, एंडरसन ब्रिज, ये सारे ब्रिजेस जो है दे आर एसी ब्रिजेस। तो हम लोग इसकी बात बाद में करेंगे। तो यहाँ पर जो है कन्वीनियंट, तो इसको कन्वीनियंट करने के लिए, और दूसरी चीज ये है कि जो हम लोग ट्रांसफार्मर लगाते हैं इससे जो डिवाइस है उसका कॉस्ट भी बढ़ जाता है। तो इसमें हम लोग ब्रिज रेक्टिफिकेशन का यूज करते हैं, जिसमें 4 डायोड्स जो है रेक्टिफिकेशन करते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि ब्रिज रेक्टिफायर का जो आउटपुट होता है दैट इज इक्वल टू द मैक्सिमम ऑफ सेकेंडरी कॉइल। अब इसमें ये कंफ्यूज मत होना कि ट्रांसफार्मर एकदम हटा देते, ट्रांसफार्मर रहता है, सेंटर टैपिंग ट्रांसफार्मर नहीं रहता है। सेंटर टैप ट्रांसफार्मर इज नॉट रिक्वायर्ड। 4 ब्रिजेस यहां पर लगे होते हैं, ठीक है, 4 ब्रिजेस यहां पर लगे होते हैं। और इसमें बेसिकली होता क्या है, जो तुम एसी सप्लाई देते हो, ये एसी सप्लाई जो है इट इज सप्लाइड टू द डायगोनली ऑपोजिट एंड ऑफ द ब्रिजेस। पहला चीज ये है, द एसी सप्लाई is given to the diagonally opposite ends। जैसे तुम व्हीटस्टोन ब्रिज करते हो, यहां पर इस तरह से सप्लाई देते हैं, और ब्रिज जो है और बाकी जो ऑपोजिट 2 एंड्स हैं दे आर कनेक्टेड टू द लोड, एक्सटर्नल लोड, ठीक है। यहाँ पे हम डायग्राम तुमको दे रहे हैं, फिर से डायग्राम तुमको किसी भी बुक में मिल जाएगा, यू कैन यूज एनी बुक। तो बेसिकली इसका डायग्राम जो है ये इस प्रकार का होता है। अब ये काम कैसे करता है, इससे पहले जो 2 डायोड्स लगे हुए थे उसमें एक ऑफ होता था, एक ऑन होता था।
तो इसमें होता क्या है कि पॉजिटिव हाफ जब पहुंचता, हम लिखेंगे सब, पॉजिटिव हाफ जो सेकेंडरी वोल्टेज का आता है, तो इसमें P और Q, P वाइंडिंग जो है वो पॉजिटिव होता है, Q एंड नेगेटिव होता है। जो तुम डायग्राम में यहाँ पे P और Q देख रहे हो, दिस वन एंड दिस वन, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ of AC, the end P is positive and Q is negative। अब end P से जो है तुम्हारा एक डायोड लगा हुआ है D1 और Q से D2। तो इसमें होता क्या है, इसके कारण जो D1 और D3 है, ये फॉरवर्ड, दो डायोड यहाँ पे फॉरवर्ड बायसिंग में जाते हैं, दो रिवर्स बायसिंग में जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सेंटर टैपिंग वाला झंझट खत्म हो जाता है। D1 and D3 are forward biased and D2 and D4 are reverse biased। ये रिवर्स बायस्ड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एट ए टाइम दो डायोड फॉरवर्ड बायस है, दो रिवर्स बायस है। तो जो फॉरवर्ड बायस है वो कंडक्ट करेगा, लोड के साथ रेजिस्टेंस सीरीज में लगा है। करंट जो है, करंट का डायरेक्शन यहाँ पर तुमको दिखाया गया है डायग्राम में, ये जो है प्लस और माइनस से दिखाया गया है। तो करंट जो है A to B ये फ्लो करेगा। ठीक है, So D1 and D3 conduct and D2 and D4 are in off state। ये ऑफ स्टेट में हो। यहाँ पे फिर से हम डायग्राम दे देते हैं so that it is convenient for you। ये डायग्राम है, ठीक है, ये ऑफ स्टेट में होते हैं। नेगेटिव हाफ में क्या होता है, अब उल्टा हो जाएगा, P नेगेटिव हो जाएगा, Q पॉजिटिव हो जाएगा। तो इससे D2 D4 जो पहले रिवर्स बायस थे वो फॉरवर्ड बायस में चले आएंगे। इन द नेगेटिव साइकिल D2 and D4 conduct and D1 and D3 are off। ये ऑफ होते हैं। फिर से वही प्रोसेस होगा। ठीक है, सारे डायोड्स जो है रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में लगे हुए हैं। तो करंट जो है, अगर तुमको करंट का डायरेक्शन देखना है तो करंट का डायरेक्शन यहाँ पे दिखाया गया है पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ के लिए। यू कैन अंडरस्टैंड द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये जो है ये डायरेक्शन ऑफ करंट तुमको यहाँ पर दिखाया गया है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, अब इसमें जो खास बात होता है वो ये होता है कि इसका जो पीक इनवर्स वोल्टेज है दोनों डायोड का, इट इज इक्वल टू द मैक्सिमम सेकेंडरी वोल्टेज ऑफ द ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल्टरनेटिवली दो डायोड जो है कंडक्ट कर, एक पेयर कंडक्ट करता है, एक पेयर रिवर्स बायस होता है। और यहाँ पे हम लोगों ने आइडियल डायोड्स की बात की है। तो इसको हम आइडियल डायोड की जब हम बात करते हैं तो जो कंडक्टिंग डायोड होता है इट कैन बी रिप्लेस्ड विथ ए वायर। इसको जो है हम एक वायर से रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज जो है वो दिखता है हमको इन द पीक इनवर्स वोल्टेज सॉरी। तो यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, जो एक एक डायोड का जो PIV या पीक इनवर्स वोल्टेज है दैट इज इक्वल टू द सेकेंडरी वोल्टेज ऑफ द ट्रांसफार्मर। द PIV, इसी को PIV बोलते हैं, ऑफ ईच डायोड इज इक्वल टू द maximum voltage of secondary coil।
VSM जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, इसके बराबर होता है। तो जैसे पॉजिटिव हाफ में हम देखते हैं P जो है वो पॉजिटिव है और Q जो है वो नेगेटिव है, तो D1 D3 फॉरवर्ड बायस्ड है, D1 D4 D2 D4 रिवर्स बायस है। आइडियल डायोड्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो जब हम लोग आइडियल डायोड, इसको ध्यान रखना, जब हम लोग आइडियल डायोड कंसीडर करते हैं तो जो फॉरवर्ड बायस डायोड है दे कैन बी रिप्लेस्ड बाय ए वायर, क्योंकि ये कंडक्टर की तरह काम करते हैं। When we consider, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट है, consider ideal diode, then these diodes can be replaced by wires as they behave like, क्योंकि फॉरवर्ड रेजिस्टेंस होता ही नहीं है, as they behave like कंडक्टर्स, कंडक्टर की तरह ये बिहेव करता है, बहुत हाई कंडक्टिविटी, तो हम लोग जो है इसको रिप्लेस कर सकते हैं वायर से। तो यहाँ पर यही चीज दिखाया गया है। यहाँ पे D1 और D3 की जगह जो ये वायर्स दिखाए गए हैं ये फॉरवर्ड बायस्ड है और ये दोनों है रिवर्स बायस, ठीक है, ये दिखाया गया यहाँ। अगर तुमको किसी किताब में मिलता है इस तरह का तो दिस इज द कंसेप्ट। तो सर्किट ये है। तो यहां पर जो हम देखते हैं कि जो दोनों रिवर्स बायस है D2 D4 या बाद में जाकर के D1 D3 तो ये दोनों पेयर ऑफ रिवर्स बायस डायोड्स और जो सेकेंडरी ट्रांसफार्मर है दे आर इन पैरेलल। पैरेलल होने से क्या होगा, दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट विल बी इक्वल। पैरेलल अरेंजमेंट यही होता है, पढ़े होगे 11th में, 12th में, 10th में। सिंस रिवर्स बायस्ड डायोड्स D2 and D4 या नेगेटिव हाफ में D1 and D3 are in parallel with secondary coil, so the voltage across the D2 and D4 is same as secondary voltage maximum, ब्रैकेट में मैक्सिमम लिख रहे हैं, मैक्सिमम across the secondary coil, across the secondary coil, ठीक है। इसी कारण से अगर तुमसे कोई पूछे भाई कि ये ऐसा क्यों होता है तो तुम ये जवाब लिख सकते हो। नेगेटिव हाफ में क्या होगा, D1 D3 के साथ भी यही काम होगा, ठीक है। तो दिस इज द ब्रिज रेक्टिफायर। ये जो है एक चेंज है, मॉडिफिकेशन है टू द सेंटर टैप रेक्टिफायर। सेंटर टैपिंग में एक रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं, रेक्टिफिकेशन माने चेंज कर रहे हैं, और हम वो सेंटर टैप की जगह दो और डायोड्स इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसके अगर तुमको कोई पूछे व्हाट आर द एडवांटेज, नोट लिखने के लिए एग्जाम में आए, क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे। एक बच्चे ने कहा है कलम से, इसमें एडवांटेजेस क्या होते हैं। एडवांटेजेस पहला तो है नो सेंटर टैपिंग इज रिक्वायर्ड, नो सेंटर टैपिंग इज रिक्वायर्ड, पहला कारण, पहला ये है। दूसरा है पीक इनवर्स वोल्टेज। सिग्निफिकेंट अगर एस्पेक्ट तुमसे पूछा जाए एग्जाम में तो तुम ये लिखोगे, आउटपुट जो है वो सेंटर टैप का 2 टाइम्स होता है फॉर सेम सेकेंडरी वोल्टेज। आउटपुट इज 2 टाइम्स द वैल्यू ऑफ सेंटर टैप, हम CT लिख रहे हैं, फॉर सेम सेकेंडरी वोल्टेज, फॉर सेम सेकेंडरी वोल्टेज। सेम सेकेंडरी वोल्टेज के लिए जो है आउटपुट यहां पे 2 टाइम्स होता है ब्रिज रेक्टिफायर में।
और जो पीक इनवर्स वोल्टेज है उसके बारे में अभी तुमको बताया। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, जैसे 4 डायोड्स लगा देना भी एक जो है डिसएडवांटेज है, क्योंकि सिस्टम कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात आती है आउटपुट फ्रीक्वेंसी, क्योंकि एसी कंपोनेंट रिपल फैक्टर तो रहेगा ही। ये एक तरह से एडवांटेज भी है, थोड़ा सा डिसएडवांटेज भी है, हम पहले ही बता दें। और इसी को ठीक करने की विधि जो है हम लोग पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट सेक्शन, जिसका इंट्रोडक्शन अभी हम तुमको देंगे। तो यहाँ पे जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होती है इन केस ऑफ ब्रिज रेक्टिफायर, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर, so output frequency f output is 2 times the f input, ये 2 times होता है f input का, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि वेव जो है उसका एक कंप्लीट साइकिल होता है, जब वो पूरे पैटर्न को रिपीट करता है। इनपुट एसी जो है वो 0 से 360 जा रहा है, और फुल वेव रेक्टिफाइड वेव जो है ये भी 2 साइकिल चल जा रहा है इस बीच में। तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी जो है इनपुट का 2 टाइम्स हो जाता है, ठीक है। एफिशिएंसी के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया है कि 80% होता है। रिपल फैक्टर भी हम लोगों ने देखा, तो इसमें भी बहुत ज्यादा कोई चेंज नहीं आता है। हम इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे जो है। अब हमारा जो फोकस है अब वो ये है कि हम जो आउटपुट ले रहे हैं किसी भी रेक्टिफायर से, चाहे वो हाफ वेव हो, फुल वेव, सेंटर टैप्ड हो या ब्रिज रेक्टिफायर हो, उसमें एसी कंपोनेंट रहेगा ही, जिसको हम बोलते हैं रिपल फैक्टर। तो इसके लिए जो सर्किट यूज होता है टू रिमूव द AC component in the rectified output, किसी भी रेक्टिफायर की हम बात करें, either half wave or full wave, we have to use filter circuits। फिल्टर मतलब होता है छानना। चाय छांकते हैं ना, चाय छांकने के लिए क्या करते हैं, एक छकनी लगाते हैं, उस पर चाय डालते हैं, तो जो सॉलिड जो चाय का पत्ता होता है वो रह जाता है, उसमें लिक्विड जो है निकल जाता है। सो दिस इज अ फिल्टर। हमको फिल्टर करना, पानी का फिल्टर होता है, तो उसमें जो है जो आयंस है या जो सॉल्ट्स है या इम्प्यूरिटी है वो अलग हो जाता है, पानी अलग हो जाता है, हम पानी पी लेते हैं। अब ये फिल्टर सर्किट्स बहुत इंटरेस्टिंग है, हम इसको आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बेसिकली इसके जो प्रधान कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी फिल्टर सर्किट्स के, दे आर इंडक्टर L एंड कैपेसिटर C। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल जो वाइवा में पूछा जा सकता है कहीं भी, क्यों इन दोनों को यूज करते हैं, व्हाई, और कोई कंपोनेंट हम क्यों नहीं यूज करते, क्या खास बात है इस कंपोनेंट में। तो इसके जानने के लिए जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर को फॉलो करेंगे। एंड यू आर सपोर्टिंग मी, बहुत अच्छा लगता है। सपोर्ट करते रहो ताकि हमारा चैनल भी ग्रो करे, हम भी ग्रो करें, तुम भी ग्रो करो, तुम भी बढ़ो, हम भी बढ़े, साथ बढ़े, साथ चले, ठीक है। तो इसके बाद जो है लेक्चर में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।